नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा जीके और जीएस की कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सटीक तैयारी। यहाँ हमारा लक्ष्य है रटना नहीं बल्कि समझकर पढ़ना, ताकि आप हर परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सफल हो सकें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इतनी ऊर्जा भरी शुरुआत के बाद अब इस डीप डाइव में गहराई तक जाने का समय आ गया है। बिल्कुल, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो स्टडी टू चैंपियन द्वारा दी गई सिंधु घाटी सभ्यता की कंप्लीट थ्योरी की क्लास पर आधारित है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास के पन्नों में जितना रहस्यमयी है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। सही कहा आपने। और आज हमारे पास तथ्यों का, नक्शों का और कुछ बिल्कुल ही नवीनतम जेनेटिक रिसर्च का एक पूरा खजाना है इस नोट्स में, जिसे आज हमें डिकोड करना है। देखिए, आज का हमारा मिशन सिर्फ इन तारीखों को या नदियों के नामों को रटना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आज से हजारों साल पहले, मतलब विशेषकर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के उस परिपक्व चरण में, जिसे हम मैच्योर फेज भी कहते हैं। जी बिल्कुल, उस मैच्योर फेज में ये कांस्य युगीन सभ्यता इतनी उन्नत कैसे थी। जरा सोचकर देखिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान बस जीवन जीने के बुनियादी तरीके ही तलाश रहा था, तब हमारे यहाँ एक ऐसा बेहतरीन और शांतिपूर्ण शहरी ढांचा खड़ा हो चुका था जो आज भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को हैरत में डाल देता है। तो शुरुआत करते हैं उस दिलचस्प कहानी से कि आखिर जमीन के नीचे दबी इतनी विशाल सभ्यता मतलब दुनिया के सामने आई कैसे। हाँ, ये खोज की कहानी तो अपने आप में एक मिस्ट्री थ्रिलर जैसी है। एकदम। 19वीं सदी की बात है। ब्रिटिश इंजीनियर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे और जमीन की खुदाई के दौरान उन्हें अचानक बेहतरीन पकी हुई ईंटें मिलने लगी। चार्ल्स मैसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें इसके शुरुआती साक्ष्य मिले थे। लेकिन विडंबना देखिए, तब किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन ईंटों को वो अनजाने में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए मतलब एक मुफ्त के खजाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हजारों साल पुरानी किसी महान सभ्यता का हिस्सा है। सच में ये तो इतिहास का बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा। असली वैज्ञानिक और आधिकारिक शुरुआत तो इसके बहुत बाद जाकर हुई ना। बिल्कुल। 1921 का वर्ष इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की पहली आधिकारिक खुदाई की। और फिर उसके ठीक एक साल बाद 1922 में राखालदास बैनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाले। इन दो विशाल शहरों के सामने आने के बाद ही तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। और अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो नोट्स में जो डेटा है वो सच में चौंकाने वाला है। 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मतलब एक बहुत ही विशाल क्षेत्र। हाँ, अगर प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक विशाल कंपास की कल्पना की जाए तो इसकी सीमाएं देखकर हैरानी होती है। ये कोई छोटा मोटा कबीला या शहर नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर हम प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी देना तो भी ये सभ्यता उन दोनों से कहीं अधिक विशाल थी। और परीक्षा की दृष्टि से इस विशाल कंपास के चारों दिशाओं के अंतिम बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। नोट्स के हिसाब से उत्तरी सीमा की बात करें तो ये उत्तर में मांडा तक जाती थी, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। हाँ, फिर दक्षिण की ओर रुख करें तो दैमाबाद स्थित था। दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर। बिल्कुल सही। और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर तक फैली थी। और अंत में पश्चिमी सीमा जो बलूचिस्तान के बहुत ही दूर दराज इलाके में दाश्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर तक जाती थी। ये विस्तार सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये पूरी सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु, रावी और घग्गर हकरा, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी माना जाता है, इन्हीं नदी घाटियों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। नदियां तो वैसे भी किसी भी प्राचीन सभ्यता की जीवन रेखा होती ही हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात इस सभ्यता को सच में एक अर्बन मिरेकल मतलब एक शहरी चमत्कार बनाती है, वो है उनका उत्कृष्ट नगर नियोजन। ग्रिड प्रणाली की बात कर रहे हैं आप। ये वो बिंदु है
जहां ये सभ्यता अपने समकालीन सभी समाजों से बहुत आगे निकल जाती है। ग्रिड प्रणाली का जिक्र आते ही दिमाग में एक बहुत ही व्यवस्थित शहर की तस्वीर बनती है, जहां शहर की मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर यानी 90 डिग्री के राइट एंगल्स पर काटती थी। आज के आधुनिक शहरों को बसाने में भी ऐसी ज्यामितीय सटीकता देखकर हम हैरान होते हैं। और निर्माण में पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, वो भी मानकीकृत ईंटें। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें, जिनका आकार हर जगह हर शहर में एक समान था। यही मानकीकरण उनकी असाधारण प्रशासनिक कुशलता को दिखाता है। एक और बहुत रोचक तथ्य जो स्टडी टू चैंपियन के नोट्स में है, वो ये कि शहर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होते थे। हाँ, एक था दुर्ग या सिटाडेल और दूसरा निचला शहर। सही। दुर्ग थोड़ी ऊंचाई पर एक चबूतरे पर बना होता था, जहां शायद प्रशासनिक भवन होते थे या महत्वपूर्ण लोग रहते थे। और निचला शहर या लोअर टाउन, जहां आम जनता निवास करती थी। और उनके घरों के डिजाइन की एक बहुत ही अनोखी बात है। घरों की खिड़कियां और मुख्य दरवाजे चौड़ी मुख्य सड़क की ओर कभी नहीं खुलते थे। हाँ, मैंने भी नोट्स में ये पढ़ा। दरवाजे पीछे की छोटी गलियों में खुलते थे। ये शायद मुख्य सड़क की धूल मिट्टी और शोरगुल से बचने का तरीका रहा हो, या फिर निजता और सुरक्षा बनाए रखने की कोई सोची समझी रणनीति। दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का वो मशहूर विशाल स्नानागार या जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, वो तो किसी आधुनिक स्विमिंग पूल जैसा लगता है। बिल्कुल, जिसका उपयोग संभवतः बड़े धार्मिक अनुष्ठानों या पवित्र स्नान के लिए किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, पानी के रिसाव को रोकने के लिए उन्होंने पक्की ईंटों के साथ साथ बिटुमेन का इस्तेमाल किया था। बिटुमेन मतलब जिसे आज हम डामर या तारकोल कहते हैं। सोचिए, उस जमाने में वाटरप्रूफिंग की तकनीक। और सिर्फ स्नानागार ही नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जगहों पर विशाल अन्नागार या ग्रीनरीज भी मिले हैं, जहां शायद वो कृषि का जो अतिरिक्त उत्पादन होता था, जो सरप्लस होता था, उसे आपातकाल के लिए सुरक्षित रखते थे। सही कहा। लेकिन विशाल स्नानागार और अन्नागार से भी ज्यादा अगर कोई चीज विस्मयकारी है तो वो है उनकी उन्नत जल निकासी प्रणाली, यानी उनका सैनिटेशन सिस्टम। ये तो आज के समय में भी हैरान करने वाली बात है। मैं तो इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहूंगा। लगभग हर घर में अपना निजी स्नानागार और कुआं होता था। और सड़कों के किनारे जो नालियां बनी थी ना, वो कोई सामान्य खुली नालियां नहीं थी। हाँ, वो भूमिगत थी और पक्की ईंटों से बनी थी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ढका गया था ताकि बीमारियां न फैलें। और सफाई के लिए एक निश्चित दूरी पर मैनहोल भी बनाए गए थे। जरा सोचिए, 2600 ईसा पूर्व में भूमिगत सीवर लाइन और मैनहोल की व्यवस्था। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर ऐसी जागरूकता प्राचीन विश्व में कहीं और नहीं मिलती। जब हम जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो नोट्स में विशेष रूप से गुजरात के 2 शहरों का जिक्र आता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, धौलावीरा और लोथल। बिल्कुल। पहला है धौलावीरा। ये भारत का एकमात्र ऐसा हड़प्पा नगर है जो 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग भागों में विभाजित था। मनहर और मनसर नदियों के बीच बसे इस शहर में 16 विशाल जल संचयक जलाशय यानी वाटर रिजर्वॉयर मिले हैं। इससे पता चलता है कि धौलावीरा के लोग वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उस्ताद थे। और दूसरा महत्वपूर्ण शहर है लोथल। ये एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, जहां एक विशाल डॉकयार्ड मिला है, जहां से जहाज आते जाते थे। हाँ, लोथल टेराकोटा कल्चर का भी एक बड़ा केंद्र था और यहाँ भी बहुत ही उन्नत भूमिगत सीवर प्रणाली के साक्ष्य मौजूद हैं। इतने सुनियोजित और विशाल शहरों को देखकर जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि इन शहरों को चलाने के लिए संसाधन कहां से आते थे। मतलब यहाँ के लोग खाते क्या थे और अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। अगर कृषि की बात करें तो मुख्य फसलें गेहूं, जौ और मटर थीं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये दुनिया में कपास उगाने वाली पहली सभ्यता थी। कपास के मामले में वो पायनियर थे। और कृषि के साथ साथ आहार को लेकर एक बहुत ही रोचक और कह सकते हैं नया शोध इन नोट्स में शामिल किया गया। हाँ, वो सरप्राइजिंग फैक्ट। बिल्कुल। अक्सर एक आम धारणा होती है कि उनका आहार मुख्य रूप से शाकाहारी रहा होगा, लेकिन नवीनतम शोध के डेटा से ये स्पष्ट पता चलता है कि उनके आहार में मांस की बहुत प्रचुरता थी, जिसमें गोमांस, सूअर और भेड़ शामिल थे। और सिर्फ मांस ही नहीं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से मिले बर्तनों के अवशेषों से एक और बात सामने आई है। क्या बात है वो? डेयरी उत्पादों के साक्ष्य, यानी दूध और दही के इस्तेमाल के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। और कृषि या परिवहन के कामों के लिए बैल और भैंस का व्यापक उपयोग होता था। अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती या पशुपालन तक सीमित नहीं थी। मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ इनके बहुत गहरे व्यापारिक संबंध थे।
मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में तो हड़प्पा क्षेत्र के लिए बाकायदा मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके पास मानकीकृत बांट यानी स्टैंडर्ड वेट्स और एक सटीक मापन प्रणाली थी। जो घनाकार पत्थर के बाट मिले हैं वे वजन में एकदम सटीक होते थे। ये एक बहुत ही मजबूत और केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण का इशारा करते हैं। भारतीय विज्ञान में भी वो काफी आगे थे। उन्हें तांबा, कांसा, सोना और चांदी इन सब का बहुत अच्छा ज्ञान था। कांसा उनकी सर्वोच्च धातु तकनीक थी, इसीलिए तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ये परीक्षा में अक्सर एक ट्रिक क्वेश्चन के रूप में आता है। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ये सच में हैरान करने वाली बात है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतने उन्नत शहर और लोहे का ज्ञान ही नहीं था। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। लोहे की खोज इसके बहुत बाद मतलब वैदिक काल में जाकर हुई। अब अगर हम व्यापार की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो व्यापार को प्रमाणित करने के लिए मोहरों यानी सील्स की जरूरत होती। हाँ, नोट्स में बताया गया है कि हड़प्पाई मोहरें मुख्य रूप से सेलखड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्टीयराइट कहते हैं, उस मुलायम पत्थर से बनाई जाती थीं। और इन मोहरों पर बहुत ही बेहतरीन नक्काशी होती थी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तो वो पशुपति शिव की मोहर है। इस मोहर पर एक आकृति योग मुद्रा में बैठी है और उसके चारों ओर बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर उकेरे गए हैं। ये मोहर उनकी धार्मिक मान्यताओं की एक झलक देती है। लेकिन इन मोहरों पर जो लिपि लिखी है वो आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। भावचित्रात्मक लिपि यानी पिक्टोग्राफिक। बिल्कुल। और इसे लिखने का जो तरीका था, जिसे बोस्ट्रोफेडोन शैली कहा जाता है, वो बहुत अनूठा था। बोस्ट्रोफेडोन मतलब, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो कल्पना कीजिए कि पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर लिखी गई और फिर जहां वो खत्म हुई वहीं से बिना पेन उठाए दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर शुरू हो गई। एकदम सही। ये एक जिगजैग पैटर्न बनाता था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतने लंबे समय से दुनिया भर के विद्वान लगे हुए हैं, फिर भी सिंधु घाटी की इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनके समाज, उनके विचारों और उनके धर्म के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो पूरी तरह से सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर यानी खुदाई में मिली चीजों पर ही आधारित है। और उन साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर ये एक बहुत ही समतावादी यानी इगैलिटेरियन समाज प्रतीत होता है। क्योंकि वहां किसी भव्य महल या विशाल मंदिर के अवशेष तो मिले नहीं है, जो ये बताता है कि शायद सत्ता या संपत्ति का कोई बहुत बड़ा केंद्रीकरण वहां नहीं था। समाज में समानता थी। कला के क्षेत्र में भी उनके जो नमूने मिले हैं वो अद्भुत हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी, जिसे डांसिंग गर्ल भी कहते हैं, उसकी मूर्ति जो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई थी। हाँ, और सेलखड़ी पत्थर से बनी दाढ़ी वाले पुरोहित या प्रीस्ट किंग की मूर्ति। इसके अलावा वो लाल रंग के मृदभांड मतलब जो पॉटरी होती थी, जिन पर काले रंग से बहुत ही सुंदर ज्यामितीय और प्राकृतिक चित्रकारी की जाती थी। और धर्म के मामले में वे प्रकृति और मातृ देवी की पूजा करते थे। ये तो हो गई सानी पुरातात्विक बातें। लेकिन अब हम इस डीप डाइव के उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसने इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया और आधुनिक वैज्ञानिक नजरिया दिया है। आप राखीगढ़ी रिसर्च की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। स्टडी टू चैंपियन के इन नोट्स में हरियाणा के राखीगढ़ी में हुए नवीनतम उत्खनन और प्राचीन डीएनए रिसर्च का जो डेटा दिया गया है उसे समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ हमें बिल्कुल तटस्थ होकर सिर्फ नोट्स में दिए गए साइंटिफिक डेटा को रिपोर्ट करना है। एकदम सही बात है। नोट्स के अनुसार राखीगढ़ी वर्तमान में भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ उत्खनन का चौथा चरण शुरू किया गया है ताकि उन सातों टीलों के आपसी संबंधों और नगर विकास के कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी को बारीकी से समझा जा सके। यहाँ से जो कंकाल मिले हैं उन्होंने काफी नई जानकारी दी है। नोट्स के डेटा के मुताबिक राखीगढ़ी से प्राप्त एक महिला के कंकाल से, जिसे सैंपल I6113 नाम दिया गया है, वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक प्राचीन डीएनए निकाला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। बिल्कुल। इस महिला का जो डीएनए था वो U2B2 हैप्लोग्रुप का था। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल वैज्ञानिक नाम लगता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये जो U2B2 हैप्लोग्रुप है ये एक तरह का जेनेटिक बारकोड। स्टडी टू चैंपियन के नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये विशिष्ट जेनेटिक बारकोड आज मुख्य रूप से केवल दक्षिण एशिया में ही पाया जाता है। तो इस रिसर्च डेटा का सीधा सा अर्थ ये निकलता है
कि आज के आधुनिक दक्षिण एशियाई लोगों के पूर्वज मुख्य रूप से हड़प्पाई लोग ही हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम खोज है। और इतना ही नहीं, जो एक और बड़ा तथ्य इस रिसर्च के जरिए सामने आया है वो स्टेपी एंसेस्ट्री के अभाव को लेकर है। स्टेपी एंसेस्ट्री मतलब वो मध्य एशिया के चरवाहों वाली बात? जी, नोट्स में दिए गए डेटा के अनुसार परिपक्व हड़प्पा काल के इन डीएनए सैंपल्स में स्टेपी पैस्टोरलिस्ट्स यानी स्टेपी चरवाहों के जेनेटिक निशानों का पूरी तरह से अभाव मिला है। हड़प्पा वासियों का जो आनुवंशिक मिश्रण था वो प्राचीन ईरानी शिकारियों और दक्षिण एशियाई लोगों का था। और यहीं पर नोट्स में इस नए रिसर्च डेटा के आधार पर आर्यन आक्रमण के मिथक या सिद्धांत के खंडित होने की बात कही गई है। इस थ्योरी को इस डेटा ने नकार दिया है। बिल्कुल। साथ ही कृषि को लेकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है, स्वतंत्र कृषि या इंडिपेंडेंट फार्मिंग। इसका मतलब है कि कृषि की तकनीक बाहर से नहीं आई बल्कि यहाँ स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। सही कहा। ये डेटा ये भी स्पष्ट करता है कि ये सभ्यता किसी अचानक हुए युद्ध, मारकाट या बाहरी आक्रमण से नष्ट नहीं हुई थी। वैसे भी खुदाई में हथियारों का बहुत कम मात्रा में मिलना उनके शांतिपूर्ण समाज होने की पुष्टि करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना व्यवस्थित साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हुआ? और ये सवाल हमें सभ्यता के पतन के वैज्ञानिक कारणों की ओर ले जाता है। पतन को लेकर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक रात में होने वाली घटना नहीं थी। हाँ, ये अचानक नहीं हुआ बल्कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे 1900 ईसा पूर्व के आसपास होना शुरू हुआ। आर्यन आक्रमण के सिद्धांत को तो आधुनिक रिसर्च ने नकार ही दिया है। तो फिर सबसे प्रामाणिक कारण क्या था? जो सबसे ठोस और प्रामाणिक कारण नोट्स में उभर कर आता है वो है व्यापक जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। नोट्स में एक बहुत स्पेसिफिक टर्म का उल्लेख किया गया, 4.2 के एबीपी इवेंट। ये इवेंट क्या था? इसका मतलब है आज से लगभग 4200 वर्ष पूर्व उत्तरी गोलार्ध में अचानक एक भयंकर सूखा पड़ा। ये कोई सामान्य सूखा नहीं था। होलोसीन युग के दौरान पूरी की पूरी मॉनसून प्रणाली में भारी बदलाव आ गया। जब मॉनसून ही बदल गया, बारिश कम होने लगी, तो जाहिर है कि नदियां सूखने लगी होंगी। बिल्कुल। सरस्वती जैसी विशाल नदी का सूखना इसी कालखंड से जोड़कर देखा जाता है। और चूंकि यह पूरी तरह से कृषि और नदियों के पानी पर आधारित अर्थव्यवस्था थी तो उसका चरमराना तय था। नोट्स में इसके लिए डी-अर्बनाइजेशन यानी गैर शहरीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। जब पानी नहीं रहा तो उन विशाल नगरों, उन स्नानागारों और पक्की नालियों वाले शहरों में रहना संभव ही नहीं था। जीवित रहने की जद्दोजहद में लोग धीरे धीरे उन विशाल नगरों को छोड़कर पूर्व की ओर, विशेषकर गंगा और यमुना नदी के उपजाऊ मैदानों की ओर पलायन कर गए। और वहां उन्होंने छोटी ग्रामीण बस्तियां बसाईं। इस तरह वो महान और उन्नत शहरी सभ्यता वापस एक ग्रामीण जीवन शैली में तब्दील हो गई। सच में 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली एक इतनी शानदार व्यवस्था का इस तरह प्रकृति के आगे घुटने टेक देना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले परीक्षा की तैयारी के नजरिए से एक क्विक रिकैप यानी एग्जाम फोकस पर नजर डाल लेते हैं, जहां प्रमुख स्थल और नदियों का मिलान दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखने योग्य तथ्य कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो कि बंदरगाह था, भोगवा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, धोलावीरा लूनी या मनहर मनसर नदियों के पास और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ये वो सीधे तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग के रूप में आते हैं। अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था अपने समय से हजारों साल आगे थी। और ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण समाज था जहां हथियारों की भारी कमी थी। उनका व्यापार नेटवर्क भी मेसोपोटामिया तक फैला था। आनुवंशिक विरासत के मोर्चे पर भी नवीनतम डीएनए रिसर्च ये साबित करती है कि आधुनिक दक्षिण एशियाई लोगों की जड़ें सीधे हड़प्पा वासियों से जुड़ी हैं और अंततः उनका पतन युद्ध से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से। ये सच में एक बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक यात्रा रही। इतने हजारों साल पहले के इंसानों की समझदारी देखकर आज भी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन ये प्रेरणा अपने साथ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी लाती है। अंत में एक विचार जिस पर सभी को गहराई से सोचना चाहिए। सोचकर देखिए, सिंधु घाटी के लोग जल प्रबंधन और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में इतने कुशल थे। हाँ, उनके पास विशाल जलाशय थे, बेहतरीन नालियां थीं। फिर भी वे जलवायु परिवर्तन और मानसून के खिसकने के सामने टिक नहीं पाए। आज के हमारे आधुनिक शहर
जो महज कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, जहां जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्थाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगर ये आधुनिक शहर इसी तरह के अचानक और भयंकर जलवायु परिवर्तन का सामना करें, तो क्या ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बेहतर स्थिति में होंगे, या प्रकृति के आगे हमारी सारी आधुनिक तकनीक भी बेबस हो जाएगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये आने वाले कल के लिए एक आईना भी है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से विषय को लेकर एक स्पष्ट और मजबूत समझ बनी होगी। सफलता की ओर इस यात्रा को यूं ही जारी रखने के लिए स्टडी टू चैंपियन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पढ़ते रहना है, समझते रहना है और लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। नमस्ते।